अंग्रेजों के आने के पहले हमारा जो भारत था ना, जो भारत में क्या था, मुगल वंश का साम्राज्य था, उत्तर भारत में पूरा मुगल वंश का साम्राज्य था। ठीक है, तो मुगल वंश का जब साम्राज्य था ना, उस समय यहाँ के किसान जो थे वो आत्मनिर्भर थे। आत्मनिर्भर मतलब उन लोगों को पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त रूप से क्या प्राप्त होता था, आमदनी भी प्राप्त होती थी, राजस्व भी उन लोग देते थे, और उसके अलावा उन लोग को अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त होता था। ठीक है, एक प्रकार से बोला जा सकता है कि उस समय किसान जो थे वो थोड़े से संपन्न थे और अच्छी अवस्था में ही थे। ठीक है, अंग्रेजों के मुकाबले अगर देखें तो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथियों से एक निवेदन, अगर आप हमारे चैनल रविश ट्यूटोरियल फॉर एजुकेशन पर नए हैं तो कृपया दाएं साइड में सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि उस समय अंग्रेजों राजा टोडरमल की जो कृषि नीति है ना, अंग्रेजों के आने से पहले राजा टोडरमल आपको याद आ रहा होगा, ये जो आपका अकबर था, अकबर के 9 रत्नों में से एक था राजा टोडरमल, और टोडरमल उस समय के कृषि मंत्री थे। ठीक है, और उसने कृषि मंत्री रहते हुए अपने साम्राज्य में ऐसी कृषि नीति अपनाई थी जिससे वहां के किसान खुश रहते, तो वहां मतलब किसान तो खुश रहते ही थे, साथ में जो राजवंश है या उस समय के जो शासक है उनको भी पर्याप्त आमदनी मिल जाती थी या पर्याप्त राजस्व की वसूली प्राप्त हो जाती थी। ये जो आपके अंग्रेज है, अंग्रेजों के आने के पूर्व भारत की जो कृषि व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी। ठीक है, अब अगर हम देखें, मैंने आपको बताया कि जैसे ही वारेन हेस्टिंग बंगाल का नया गवर्नर जनरल जब बना, ठीक है, तो उसने क्या सोचा, यहाँ पर जो कृषि पद्धति है ना, उस कृषि पद्धति में कुछ सुधार करने की सोची। ठीक है, राजा टोडरमल की व्यवस्था को अंग्रेजों ने बहुत मतलब शुरू तो अपनाए थे। ठीक है, लेकिन जब अब क्या शुरू अपनाने का एक कारण ये भी था ना कि उन लोग क्या है, युद्ध में ही ज्यादा सम्मिलित होते थे, युद्ध में ही ज्यादा भागीदारी रहती थी, तो बाकी जो शासन व्यवस्था के तौर पर जो नीतियां हैं भारत में, उसमें वो लोग ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर पाते थे। लेकिन जब बंगाल पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद, तो सबसे पहले वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, कृषि व्यवस्था में सुधार करने की सोची। तो वारेन हेस्टिंग ने क्या किया पता है, वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, उस समय की जो कृषि भूमि होती थी ना, उस कृषि भूमि को 2 से लेकर 5 सालों के लिए, या तो 2 सालों के लिए या तो फिर 5 सालों के लिए नीलाम कर देते थे। नीलाम जानते हो आप लोग ना, ठेका सिस्टम, नहीं ठेका सिस्टम हाँ बोला जा सकता है, ठेका सिस्टम में नीलाम कर दिया जाता था। अब ये ठेका सिस्टम में होता क्या चीज है, ठेका सिस्टम में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा बोली लगाता है, ठीक है, किसी जमीन का या एक रकबे का, रकबा मतलब एक बहुत बड़ा क्षेत्र, उसका सबसे ज्यादा जो बोली लगाता है ना, उस व्यक्ति को क्या किया जाता है, उस व्यक्ति को वहां का राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दिया जाता है। ठीक है, अब एक मान लो ठेकेदार, एक उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूँ कि एक ठेकेदार एक किसी निश्चित क्षेत्र का पूरा का पूरा जो जमीन है, उस जमीन को या कृषि भूमि को 2 लाख या 2 करोड़ रुपए में उसने बोली लगाई है, 2 लाख रुपए में बोली लगाई है, 2 करोड़ बहुत ज्यादा हो जाता था उस समय, 2 लाख में बोली लगाई है। ठीक है, तो सीधा सीधा अब अंग्रेजों को क्या 2 लाख की तो आमदनी मिल रही है उस ठेकेदार के द्वारा या उस व्यक्ति के द्वारा जो बोली लगा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता था, वो जो व्यक्ति था ना, वो व्यक्ति अपने 2 लाख को निकालने के लिए, 2 लाख तो निकालना ही था, ठीक है, साथ में वो कुछ अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करने के लिए जब उसका 2 लाख का लागत जब निकल जाता था, उसके बाद भी वह किसानों से राजस्व की वसूली करते रहता था। ठीक है, ये लगातार ये प्रक्रिया चलते रहती थी। तो इससे क्या होता था, अंग्रेजों को तो ज्यादा फायदा होता नहीं था, क्योंकि उन्हें तो एक निश्चित मात्रा में उनको आमदनी की प्राप्ति हो ही चुकी है। जब बोली लगाई जाती है तो एक अनुमानित राजस्व का जो अनुमान है उसको निर्धारित कर दिया जाता है कि इस कृषि क्षेत्र से 2 लाख या 5 लाख रुपए आएगी हमारे पास 1 साल में या 2 साल में या 3 साल में, जैसा भी है। ठीक है, तो उसको बता दिया जाता था भैया मिनिमम बोली आपका 5 लाख रुपए है, उसके बाद जितना बोली आप लगाओगे और जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा इस क्षेत्र में राजस्व वसूल करने का अधिकार उनको दे दिया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति जो है बोली लगाते थे ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। ठीक है, अब जिस ठेकेदार को राजस्व वसूल करने का अधिकार मिल जाता था ना, उसका मुख्य उद्देश्य होता था ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाभ प्राप्त करना। ठीक है, राजस्व के रूप में ज्यादा लाभ प्राप्त करना। वो व्यक्ति जो है किसानों की जो दशा है, उस किसानों की दशा पर ज्यादा प्रभावित नहीं होता था। उनको कोई मतलब नहीं था कि किसान मर रहे हैं, जी रहे हैं, उसमें जमीन में उत्पादन हो रही है या नहीं हो रही, उससे कोई मतलब नहीं था। उसका मतलब केवल जो था वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाभ कमाना था, राजस्व की प्राप्ति करना था।
5 लाख रुपए उसने अंग्रेज सरकार को दिया तो 5 लाख तो राजस्व के रूप में निकालेगा ही। उसके बाद भी वह क्या है, राजस्व के रूप में और किसानों से किसानों से राजस्व की प्राप्ति करता ताकि वो अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सके। ठीक है, अब ये जो ठेकेदार होता था ना, मैंने बताया उसको लाभ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कमाना है, लेकिन जो क्षेत्र उसको राजस्व वसूल करने के लिए मिलता था उस पर वो क्या करते थे, ज्यादा कोई काम नहीं करते थे, है ना। उसको उर्वर बनाने के लिए कोई काम नहीं होता था, उसमें ज्यादा जो कृषि जोत था, मतलब ज्यादा फसल कैसे लिया जा सकता है उसके लिए कोई काम नहीं करता था, क्योंकि इन ठेकेदारों को पता होता था 2 साल के बाद ये जो जमीन है वो किसी दूसरे ठेकेदार को मिल जाएगी, मुझसे जो ज्यादा बोली लगाएगा उसको मिल जाएगा, या 3 साल में उससे भी ज्यादा कोई बोली लगाएगा उसको मिल जाएगा। तो इन लोग क्या करते थे, ठेकेदार जो लोग होते जो थे ना, उन लोग केवल राजस्व वसूल करने का ही काम करते रहते थे। ठीक है, तो ये जो सिस्टम होता था इसको कहा जाता था ठेकेदारी व्यवस्था। लेकिन ये जो सिस्टम था ना वो चला 10, 12, 15 साल तक चला, लेकिन जो अंग्रेजों के द्वारा जो मांग था, मांग मतलब जितनी राशि की डिमांड होती थी उतनी की वो पूर्ति नहीं हो पाती थी, मतलब अंग्रेजों का खर्चा ज्यादा था। ठीक है, अंग्रेजों को अपना भारत में पूरा नियंत्रण तो स्थापित हो गया, अब शासन व्यवस्था करने के लिए उनको वित्तीय सहायता की भी जरूरत थी ना, तो ये जो वित्तीय सहायता है वो ठेकेदारी प्रथा से नहीं प्राप्त हो रही थी। तो इससे क्या हुआ, अंग्रेजों को अब एक ऐसी कृषि नीति की जरूरत पड़ी जो स्थायी हो, है ना। हर 2 साल 3 साल में ना तो नीलामी की प्रक्रिया का झंझट हो, ना बोली लगाने की झंझट हो, और नहीं अलग अलग ठेकेदारों को अलग अलग समय में ठेका देने की जरूरत हो। ठीक है, तो अंग्रेजों को अब एक ऐसी कृषि नीति की आवश्यकता महसूस हुई जो स्थायी हो। स्थायी का मतलब है 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल के लिए, या जब तक नया आदेश ना आ जाए तब तक के लिए एक स्थायी व्यवस्था की जरूरत थी। तो उस समय नया एक गवर्नर जो है वो गवर्नर बन के आए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, प्रमुख रूप से उन लोगों ने क्या किया था, जो यहाँ की कृषि नीति थी ना उस कृषि नीति को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटकर पूरे भारत में लागू किया था। उसको हम धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे 200 साल के अंतर्गत पूरे भारत में उन लोगों ने कृषि नीति पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि अलग अलग क्षेत्रों में अंग्रेजों की कृषि नीति जो है वो अलग अलग थी। ठीक है, जैसे अगर हम परमानेंट सेटलमेंट मतलब स्थायी व्यवस्था की अगर हम बात करें तो स्थायी व्यवस्था जो था वो बंगाल में था, बिहार में था और उड़ीसा में था। ठीक है, ये वाला जो आपको लाल कलर का दिखाई दे रहा है यहाँ राइट साइड में, यहाँ पर था प्रमुख रूप से बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर था आपका स्थायी बंदोबस्त। और अगर रैयतवाड़ी की व्यवस्था की बात करें जिसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था, वो दक्षिणी भाग पर था। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी में ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था, जिसको थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड करके उन लोगों ने चालू किया था, जो धीरे धीरे क्या हुआ था बम्बई प्रेसिडेंस और असम के कुछ भागों में भी लागू हुआ। और अगर हम महलवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो महलवाड़ी व्यवस्था जो है वो मध्य भारत, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी था, मध्य प्रदेश था, उत्तर प्रदेश था, महाराष्ट्र के कुछ इलाके थे, वो महलवाड़ी सिस्टम वहां पर लागू हुआ था। तो धीरे धीरे करके पूरे भारत में 1947 तक यही व्यवस्था चलती रही, जिसके अनुसार पूरे भारत में अंग्रेजों की कृषि नीति चलती रही। तो हम एक एक करके इस पर अब चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपका स्थायी बंदोबस्त। जब बार बार देश में ठेका पद्धति जब हो रही थी ना, तो अंग्रेजों को क्या है थोड़ा सा नुकसान ही हो रहा था, वो अपेक्षाकृत राजस्व की वसूली नहीं हो पा रही थी, है ना। अब अंग्रेज किसी स्थायी पद्धति की तलाश में थे। तो मैंने आपको कहा उसी समय कॉर्नवालिस जो है वो नए वायसराय या नए गवर्नर बनकर भारत आए हुए थे। तो कॉर्नवालिस ने एक नई नीति भारत में लागू की जिसको कहा जाता है स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत क्या था, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत उसने कुछ नीति नियम बनाए थे। ठीक है, कि अब यहाँ की कृषि व्यवस्था कैसी होगी, तो इसके बारे में है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मैंने आपको बताया था ना कि स्थायी व्यवस्था जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू हुआ था, और 1790 में प्रयोग के तौर पर, ठीक है याद रखेंगे, 1790 में इसको प्रायोगिक तौर पर 10 सालों के लिए प्रारंभ किया। ठीक है, 10 सालों के लिए। लेकिन जब बाद में पता चला कि इसको स्थायी मतलब ठीक था, ठेकेदारी पद्धति से उनको ज्यादा आमदनी की प्राप्ति हो रही थी, 1-2 साल जब उसने देखा कि यहाँ से लाभ ज्यादा मिल रहा है, लाभ की प्राप्ति ज्यादा हो रही है, तब उसने क्या किया, इसको ना स्थायी तौर पर मतलब 1792-93 में इसको स्थायी बना दिया। स्थायी का मतलब है कि ये जो कृषि नीति जो चल रही है, कृषि पद्धति जो चल रही है,
वो क्या है, जब तक अगला आदेश न आ जाए तब तक वो चलता रहेगा। ठीक है, और इस प्रकार से जो ठेकेदारी पद्धति था, जो 2 साल से 5 साल के लिए जो चलता था, वो उसको समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर कॉर्नवालिस ने लगान व्यवस्था में कुछ नया चीज अपनाया। अब नए चीज के लिए क्या है, अब ये तो ठीक है कि ठेकेदारों को तो हटा दिया गया, लेकिन भैया राजस्व की वसूली कौन करेगा ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि राजस्व की वसूली करेगा कौन। तो इसके लिए कॉर्नवालिस ने क्या किया, एक निश्चित क्षेत्र में, ठीक है, अब हर क्षेत्र में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास ना जमीन जो है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जिसके पास जमीन ज्यादा होता है और अपेक्षाकृत किसानों के सुख दुख का एक प्रकार से भागीदारी होता है, और छोटे किसान होते हैं ना उनकी मदद करते हैं, ठीक है, जो बाद में उसके नुकसान भी बताया जाएगा आप लोगों को। तो ये जो जमींदार होते थे ना, कॉर्नवालिस ने इन्हीं सभी जमींदारों को क्या किया, उसने कहा कि जिस क्षेत्र में आप रहते हो और जिस क्षेत्र के आसपास आपका एक पकड़ है ना, उस क्षेत्र से राजस्व वसूल करने का अधिकार आप लोगों को दिया जाता है। ठीक है, जमींदारों को दिया जाता है, एक एग्रीमेंट हुआ, एक समझौता हुआ। ठीक है, उस समझौते के अनुसार कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। ठीक है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें थी कि जमींदार को उस क्षेत्र के जितने भी भूमि है उस भूमि का स्वामी मान लिया गया। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, आप उस जमीन को बेच भी सकते हो, आप उस जमीन को खरीद भी सकते हो, या उस जमीन पर आप जिस प्रकार से नीति आप नियम बनाना चाहें आप वैसा कर सकते हो, क्योंकि जमीन के मालिक आप हो। ठीक है, पहली बात ये हो गई। दूसरा, ये एक निश्चित रकम जो है एक निश्चित तारीख तक तय कर दी जाती थी कि आपको इतनी रकम जो है वो एक निश्चित तारीख तक, मान लो 31 दिसंबर तक आपको जमा करनी है। ठीक है, 31 दिसंबर के सूर्यास्त तक आपको इस चीज को जमा करना है। ठीक है, एक निश्चित होता था। ठीक है, ये चीज हो गया। तीसरी चीज ये इसमें बोला गया कि पूरे किसानों से आप क्या करेंगे, पूरे किसानों से राजस्व आप वसूल करेंगे। ठीक है, और राजस्व वसूल करने के बाद वो राजस्व 3 हिस्सों में बट जाएगा। ठीक है, 3 हिस्सों में बटेगा। तो कौन कौन से हिस्सों में बटेगा, एक तो 89% जो भाग है, 89% जो हिस्सा वो किसानों का होगा, मतलब उनका खुद का हो गया। ठीक है, किसानों का हो गया। और जो 11% हिस्सा जो है ना, वो 11% हिस्से में 10%, मतलब 10/11, ठीक है, 11वें का 10वां हिस्सा जो है वो अंग्रेजों को दिया जाएगा राजस्व के रूप में, और जो 1% जो हिस्सा है ना वो उस जमींदार को मिलेगा, जमींदार को प्राप्त होगा। ठीक है, समझ आ रहा होगा आप लोगों को। अगर मैं 100 का एक चार्ट बनाता हूं, उसमें आप 89 को अलग कर लीजिए। ठीक है, मतलब 8 और 9 89 को आप अलग कर लीजिए। तो जब अलग करेंगे 89 को, जब आप अलग करेंगे तो उसमें 11 बच गया। तो 11 जो बचा ना, उसमें 10% हिस्सा जो है वो अंग्रेजों का होता था, 1% हिस्सा जो है किसका होता था, वो होता था उस जमींदार का। लेकिन ये भी इसमें बोल दिया गया था कि मुझे केवल 10% हिस्सा चाहिए, उसके बाद जितना भी आप अतिरिक्त वसूल कर सके वो आपका है। तो 89%, मतलब 89% जो लगान होता था वो तो सीधा सीधा किसानों का था। लेकिन जमींदार क्या करते थे, किसानों को बहुत कम हिस्सा जो है वह देते थे, और ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जो है ये जो जमींदार है वो जमींदार खुद के पास रख लेते थे। तो ऐसे में क्या होता था पता है, ऐसे में ये जो जमींदार जो होते थे वो जमींदार ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा मुनाफा कमाता था और ज्यादा शक्तिशाली होता था, और जो किसान होता था वो किसान क्या होते चला जाता था, और ज्यादा गरीब होते चला जाता था और ज्यादा कमजोर होते चला जाता था। ठीक है, उत्तरी प्रांत में अगर देखा जाए, उत्तर भारत में अगर देखा जाए तो जमींदारी प्रथा जो था ना, वो जमींदारी प्रथा बहुत पहले से थी, मतलब मुगल वंश से ही थे। और जमींदारी प्रथा, जमींदार वही लोग बनते थे जो मुगलों के या तो फिर अंग्रेजों के क्या बोलना चाहिए, चापलूसी जिसको बोला जा सकता है, वो करते थे, क्योंकि अंग्रेज किसी को तो जमींदार नहीं दे सकते ना। तो एक प्रकार से ये मान के चलो, मुगल काल में भी और अंग्रेज काल में भी और मुगल सल्तनत में भी ये था कि कुछ लोगों को जो बड़े लोग हैं उनको स्वामी भक्त बनाना था, मुगल वंश का और अंग्रेज शासन का। ब्रिटिशर्स क्या किए थे, राजाओं को तो अपने नियंत्रण में ले लिए थे, शासकों को अपने नियंत्रण में ले लिए थे जो देसी शासक थे। लेकिन इसके अलावा जो अन्य जो व्यक्ति थे, जो महत्वपूर्ण से शक्तिशाली थे अपने अपने क्षेत्रों में, ठीक है, जमींदार के रूप में, छोटे मोटे राजा के रूप में, उन लोगों को भी
अंग्रेज सल्तनत के वफादार बनाने के लिए उन लोगों को भी बहुत बड़ा बड़ा जमींदार का पद दिया जाता था। और एक प्रकार से ये बोला जाता था कि अब जमींदार को हम लोगों ने काम सौंप दिया तो जमींदार जो है हमारे प्रति अब क्या है, स्वामी भक्त हो जाएंगे, हमारे प्रति कभी विद्रोह नहीं करेंगे। ठीक है, तो जमींदार और ज्यादा शक्तिशाली होते और ज्यादा लाभ कमाते और ज्यादा धनवान होते जाते थे। तो इस प्रकार से ये जो सिस्टम था आपका कौन सा सिस्टम, स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त पूरे भारत के जो ब्रिटिश इलाके थे, है ना, उस ब्रिटिश इलाके के 19% भाग में इसको लागू किया था। इसको याद रखिए, जो राजस्व था ना वो 19% भाग में इसको लागू किया गया था। पूरे भारत में 19% हिस्से में इसको लागू किया गया था और बाकी हिस्से में अलग अलग कुछ ना कुछ और सिस्टम होता था। तो ये तो था आपका राजस्व प्रणाली की पहली व्यवस्था जिसको कहा जाता था स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, स्थायी था, स्थायी मतलब जब तक नया आदेश नहीं आएगा तब तक ये बंदोबस्त चलता रहेगा, मतलब ये व्यवस्था चलता रहेगा। बंदोबस्त का मतलब होता है व्यवस्था। ठीक है, याद रखेंगे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इसको लागू किया था। जमींदारों का ही सबसे ज्यादा काम था इसमें, जमींदार के ऊपर ही पूरा दारोमदार था। जमींदार ही जो था वो एक कड़ी के रूप में काम करता था किसानों और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, तो लाभ किसको हो रहा था, जमींदारों को लाभ हो रहा था। नुकसान किसको हो रहा था, किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो क्या हुआ, बाद में अंग्रेजों को भी ये लगा कि भैया हमने तो एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हमें 10% हिस्सा ही चाहिए, है ना, राजस्व के रूप में 10% हिस्सा चाहिए, बाकी जो है वो आपका है। तो अब जमींदार लोग इसका फायदा उठाना शुरू कर दिए। ठीक है, अब अंग्रेजों को भी लगने लगा भैया ये जो पद्धति है ना, ये पद्धति थोड़ी सी ठीक नहीं है। ठीक है, खैर ये उत्तर भारत में चल रहा था। अब दक्षिण भारत की बात करेंगे। मैं बोला नहीं उत्तर भारत 19% हिस्सों में चल रहा था, दक्षिण भारत अभी भी अलग था। तो दक्षिण भारत में एक नई व्यवस्था चल रही थी। ठीक है, इस व्यवस्था को कहा जाता था रैयतवाड़ी व्यवस्था। याद रखेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होती है, रैयत जो है ये मारवाड़ी भाषा, ये सब महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, ये सब चीज जो है ना ये मारवाड़ी भाषा। याद रखना, मारवाड़ी। इसको हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे, एक तो रैयत और दूसरा वाड़ी। रैयत का मतलब होता है किसान। ठीक है, याद रखेंगे, रैयत का मतलब होता है किसान और वाड़ी का मतलब होता है व्यवस्था या कोई प्रबंध। ठीक है, तो एक ऐसी व्यवस्था जिसमें लगान वसूल करने का जो जिस पर दारोमदार होगा या लगान देने का जो दारोमदार होगा वो होगा किसानों के ऊपर। ठीक है, तो आपके बुक में लिखा इस चीज को पढ़ना है कि इस व्यवस्था का मूल आधार जो था वो लगान का मतलब राजस्व का किसान के साथ सीधे कॉन्ट्रैक्ट, समझौता या करार करना था। यह तय किया गया कि कृषि उत्पादन में हुए खर्च को निकालकर जो बचेगा उसका 50% भू राजस्व होगा। मतलब क्या हुआ, एक किसान अगर खेती करता है और खेती करने के लिए उसने कीटनाशक का प्रयोग किया है, बीज का प्रयोग किया है, कृषि यंत्रों का प्रयोग किया है और इसको प्रयोग करने में उसको लगभग 10,000 से 15,000 रुपए एक एकड़ में लग गया। ठीक है, 15,000 मान लो लग गया। अब वो जब फसल बेचता है ना, तो फसल बेचने के बाद उसको कितना प्राप्ति होती है, उसको प्राप्ति होती है 75,000 की। याद रखेंगे, ठीक है, 75,000 की प्राप्ति या 65,000 की प्राप्ति होती, चलो 75,000 मान के चले। तब जब वो राजस्व का जब निर्धारण होगा ना, तो वो 75,000 में क्या करेगा, 15,000 को तो पहले अलग कर लेगा, क्योंकि ये तो उसका लागत मूल्य हो गया, है ना, लागत मूल्य हुआ। तो जब लागत मूल्य 15% को अलग हुआ या 15,000 को जब अलग किया तो कितना बचा, 60,000 बचा। ठीक है, तो ये जो 60,000 है ना, वो 60,000 का 2 हिस्सा होगा, मतलब 50% मतलब 2 हिस्सा होगा। ठीक है, तो 60,000 का 50% कितना, 30,000 होगा। तो ये जो 30,000 जो है ना, वो 30,000 किसान जो है वो अंग्रेजों को देंगे और 30,000 अपने पास रखेंगे। ठीक है, उस 15% मतलब 15,000 जो था उसको लागत बोल दिया गया, उसको अलग है, उसका कोई राजस्व में उसकी गिनती नहीं होती। तो यह तय किया गया कि कृषि उत्पादन में हुए खर्च को निकालकर जो बचेगा उसका 50% भू राजस्व होगा। ठीक है, और ये जो चीज था वो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में 30 सालों के लिए लागू किया गया। याद रखेंगे, 30 सालों के लिए इसको लागू किया गया। इसको लागू करने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम था थॉमस मुनरो। याद रखेंगे, कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो ने इसको लागू किया था। कैप्टन रीड ने सबसे पहले इसको प्रायोगिक तौर पर लागू किया, बाद में थॉमस मुनरो ने इसको क्या किया, मतलब 30 वर्षों के लिए इसको लागू कर दिया। अब इसके अंतर्गत क्या था,
इसमें ये बोला गया, पहली बात तो है कि उत्तर भारत में ना संपन्न किसान थे जिसको हम जमींदार के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। तो वहां पर तो जमींदारी प्रथा के अंतर्गत राजस्व की वसूली हो जाती थी, ठीक है। उन लोग क्या करते थे, राजस्व वसूल करके अंग्रेजों को दे देते थे, शासन को दे देते थे। लेकिन मद्रास में मद्रास की स्थिति थोड़ी सी अलग थी। मद्रास में ना उतने ज्यादा शक्तिशाली जो शासक थे, शक्तिशाली जो जमींदार है वो नहीं थे, कोई व्यक्ति नहीं था। तो वहां पर क्या किया गया, वहां पर राजस्व देने का जो अधिकार था या राजस्व वसूल करने का जो कोई व्यक्ति था वो सीधा किसान ही होता था, ठीक है। वहां पर अंग्रेज अधिकारियों ने साफ साफ पर किसानों को बोल दिया था, प्रत्येक किसान को बोल दिया था कि भैया आप किसानी जो कर रहे हो उसमें आप अपना लागत मूल्य निकाल दो, और लागत मूल्य निकालने के बाद जो भी बचता है वो आप हमें दो, ठीक है। मतलब 50% हिस्सा आप रखो और 50% हिस्सा मैं रखूंगा, सीधी सी बात है। अब जहां जमींदारी प्रथा में जमींदार को किसान का मालिक मान लिया जाता था, इसमें किसानों को ही भूमि का मालिक मान लिया गया। मतलब जिस भूमि क्षेत्र में वो खेती बाड़ी करते थे उस क्षेत्र को वहां का मालिकाना हक दे दिया जाता था, 30 साल का पट्टा दे दिया जाता था, है ना। मालिकाना मतलब 20 सालों के लिए पट्टा दे दिया जाता था, ठीक है, 20 साल या 30 सालों के लिए। अब इसमें किसानों को उपज का 33 से 50% लगान, मतलब वही है लगभग 50% हिस्सा जो है वो देना पड़ता था, ठीक है। ये जो चीज जो है वो कहां पर लागू हुआ था, वो मद्रास के क्षेत्र में लागू हुआ था। ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है ब्रिटिश भारत का चित्र, ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है ये है मद्रास का क्षेत्र, ठीक है। तो मद्रास के क्षेत्र में इसको लागू किया गया था। धीरे धीरे मद्रास क्षेत्र से इसको आगे बढ़ाते हुए बंबई प्रेसिडेंसी, है ना, आपको बाएं साइड में दिखाई दे रहा है बंबई, तो इस बंबई प्रेसिडेंसी में इसको लागू किया, कुछ हिस्सों में लागू किया गया था। साथ ही असम, यहाँ पर आप देखोगे असम का एक हिस्सा है जो पहले बंगाल का ही होता था, लेकिन यहाँ पर वो लागू नहीं था। मतलब राजस्व जो पद्धति, जमींदारी पद्धति जो चल रही थी ना, असम में लागू नहीं था। तो मद्रास में लागू हुआ और मद्रास के बाद वो लागू हुआ बॉम्बे में, बॉम्बे का थोड़ा उत्तरी क्षेत्र में, और असम में लागू हुआ। तो प्रमुख रूप से 3 क्षेत्रों में इसको लागू किया गया। कौन लागू किया इसको, थॉमस मुनरो ने लागू किया। इस चीज को आप याद रखेंगे, थॉमस मुनरो। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि किसानों के साथ सीधा कॉन्ट्रैक्ट करना। यहाँ पर किसानों के साथ पर्टिकुलर समझौता किया जाता था। मतलब सीधी सी बात है भाई कि अगर आपका एक जब भी आपकी फसल तैयार हो जाएगी आपको 50% हिस्सा जो है वो अंग्रेजों को देना पड़ेगा। तो पर्टिकुलर जो किसान जो होते थे वो राजस्व को स्वयं से जमा करते थे। इसमें कोई बीच का बिचौलिया नहीं था, बीच का कोई दलाल नहीं था, बीच की कोई मध्यस्थ नहीं था, या कोई ठेकेदार नहीं था, यहाँ कोई जमींदार नहीं था। यहाँ पर किसान जो है वह डायरेक्ट जाकर अंग्रेजों को अपना राजस्व देते थे, ठीक है। यह हो गया आपका मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू हुआ रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हम आगे पढ़ेंगे। देखो दो चीज में, मतलब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, किसानों की जितने भी व्यवस्था थी ना, चाहे हम रैयतवाड़ी की बात करें, ठेकेदारी की बात करें, इसके बाद महलवाड़ी की बात करेंगे, इसमें ज्यादातर किसानों को ही नुकसान होता था। इस बात को याद रखेंगे, हम कभी भी फायदा जो है ना किसानों को नहीं हुआ, ठीक है। यह अलग चीज है कि स्वतंत्रता के बाद जो बहुत सारी नीतियां जो बन रही थी वो स्वतंत्रता के बाद भारतीय किसानों के लिए लाभदायक, लाभप्रद था, लेकिन उस समय तात्कालिक रूप से उन लोगों को कोई ज्यादा लाभ प्राप्त नहीं हो रहे थे। किसान जो है उनकी दुर्दशा और दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। और अंग्रेज अधिकारियों को तो अपने राजस्व से मतलब था, उनको राजस्व ही की प्राप्ति करना था। कभी कभार ये होता था कि अंग्रेज जो है ना, वो अंग्रेजों को राजस्व तो चाहिए था, लेकिन किसान, कई बार ऐसा होता था किसान जो था वो पर्याप्त मात्रा में फसल को उत्पादन नहीं कर पाता था, लेकिन उसको एक निश्चित राशि हर साल जमा करनी ही पड़ती थी। तो बहुत सारे किसान अपने भूमि को क्या करते थे, गिरवी रखते थे, और गिरवी रखने के बाद जो पैसा जो मिलता था उसको राजस्व के रूप में देते थे। अब गिरवी किसके पास रखेंगे, गिरवी वही जमींदार के पास ही रखेंगे ना, ठीक है। भले जमींदार को उस क्षेत्र से हटा दिया गया, तो जमींदार या कोई बड़ा टाइप का कोई होता था या कोई साहूकार होता था जो लोगों को उस समय धन मुहैया करवाता था, उन लोगों को गिरवी रख देता था या किसी अपने से संपन्न किसान को वो दे देता था, ठीक है। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। अभी तक दो चीजों को मैंने बताया, एक तो आपको रैयतवाड़ी और एक स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त को कॉर्नवालिस ने लागू किया था। बंगाल में, उड़ीसा में और बिहार में इसको लागू किया था। 19% क्षेत्रों में इसको लागू किया गया था। इस चीज को याद रखेंगे। उसमें जमींदार जो था वो प्रमुख आधार था। दूसरा था रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को
टॉमस मुनरो ने लागू किया था कैप्टन रीड के साथ मिलकर। इसको 20 से 30 सालों के लिए निर्धारित किया जाता था और यह ब्रिटिश भारत के कुल 51% भागों पर लागू किया था। इस चीज को याद रखेंगे, पहले मैंने बताया आपको 19%, ठीक है, जो स्थायी बंदोबस्त था 19% था और ये जो आपका भारत वाला था, ब्रिटिश भारत वाला था, ये 51% था। तो टोटल 80 लगभग 70% हो गए। इस चीज को याद रखना, ठीक है। मद्रास, बॉम्बे और असम के कुछ क्षेत्र। अगला था महलवाड़ी व्यवस्था। तो महलवाड़ी मतलब क्या, ये भी बताया, मारवाड़ी भाषा है। महाल का मतलब होता है पूरा का पूरा गांव, ठीक है, याद रखना। महाल का मतलब होता है पूरा का पूरा गांव। तो महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत क्या हुआ, ठीक है, सन 1833 से 43 ईस्वी के बीच अंग्रेज शासकों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नई व्यवस्था लागू की जिसमें पूरे गांव को, जिसको महल कहते थे, से लगान का बंदोबस्त किया जाता था। अर्थात गांव के सभी किसान परिवार पर लगान जमा करने की संयुक्त जिम्मेदारी थी। इसमें रैयत बंदोबस्त की तरह ही कृषि खर्च और किसानों के भरण पोषण का खर्च निकालकर जो बचता था उसका आधा हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया जाता था। इस व्यवस्था को पंजाब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी लागू किया। याद रखेंगे, हमारे छत्तीसगढ़ का, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो महलवाड़ी व्यवस्था के जो जनक है वो थे होल्ड मैकेंजी। याद रखना, होल्ड मैकेंजी ने इसको लागू किया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे होल्ड मैकेंजी के बाद और जो अंग्रेज अधिकारी आते गए उन लोगों ने सुविधा के अनुसार इसमें थोड़ा बहुत बदलाव करते गए, ठीक है। तो महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत मैंने बताया एक किसान जो होता था ना, कभी कभार मैंने आपको बताया कि एक किसान का राजस्व, मतलब राजस्व देने के लायक उपज नहीं प्राप्त हो पाती थी, तो राजस्व कहां से देगा, ठीक है। तो कोई दूसरा किसान उसके हिस्से का अगर देना चाहता था तो अंग्रेज जो थे वो ले लेते थे, क्योंकि उनको तो राजस्व वसूल करने से ही मतलब था। तो एक ऐसी व्यवस्था बाद में उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लॉर्ड मैकेंजी और बाकी लोगों ने लागू की। इसके अंतर्गत क्या था, इसके अंतर्गत ये था कि भैया जो एक किसान जो राजस्व दे रहा है वो एक किसान क्यों दे, क्यों ना आप लोग समूह बना ले, है ना। एक जो गांव है, गांव में कितने किसान होंगे, ज्यादा ज्यादा 50 किसान होंगे, 100 किसान होंगे, 200 किसान होंगे, तो क्यों ना 200 किसान मिलकर, ठीक है, 200 किसान मिलकर आपस में मिलकर राजस्व दो, है ना। इसमें किसी एक व्यक्ति को बोझ भी नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है, गांव जो होता था, गांव का पूरा एक सामूहिक जिम्मेदारी होता था कि राजस्व जो है वो अंग्रेज शासकों को दे, ठीक है। ठीक है, राजस्व जो है वो पूरा का पूरा मिलकर, एक मिनट ना, प्रभा, अरे प्रभा, मम्मी करेगी बेटा, जा चल, मम्मी करेगी, जल्दी जा, जल्दी मम्मी करेगी, मम्मी करेगी ना, जा उधर मम्मी करेगी, चल जा, चल मम्मी करेगी, प्रभा जा जा, मम्मी करेगी ना यार। हाँ, तो मैं बोल रहा था महलवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था कि पूरे के पूरे गांव को मिलकर ना पूरा शासन राजस्व देने का वो था। उसमें से एक मुखिया चुन लिया जाता था, याद रखेंगे, उसमें एक मुखिया चुन लिया जाता था और मुखिया का दायित्व होता था कि वो अपने गांवों से सभी किसानों से कर जो है या टैक्स जो है उसको एकत्रित करे और एकत्रित करने के बाद वह अंग्रेज अधिकारियों को दे, ठीक है। तो इसका प्रतिपादन होल्ड मैकेंजी ने किया था, याद रखेंगे। या मुख्य रूप से मध्य भारत मैंने बताया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, आपका बंगाल, आपका महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र हो गया, तो ये मध्य क्षेत्र में इसको लागू किया गया था। बाद में मार्टिन बियर ने इसको सुधार कर पुनः भारत के ज्यादा से ज्यादा हिस्से में इसको क्या किया, फैला दिया या उसको लागू किया। अब लॉर्ड मैकेंजी की अगर हम बात करेंगे तो लॉर्ड मैकेंजी ने 1819 में जब इसको लागू किया था तो टैक्स की जो राशि होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी। टैक्स की राशि कितनी होती थी, 90% किसानों से टैक्स या राजस्व वसूल किया जाता था। लेकिन बाद में मार्टिन बियर्ड ने इसमें कुछ सुधार करके टैक्स की जो राशि है उसको कम किया, लगान की राशि को कम किया और 66 से 60% इसको निर्धारित किया। बाद में जब लॉर्ड डलहौजी नए यहाँ के गवर्नर बन के आए, वायसराय जब बन के आए, तो उसने क्या किया, इसको 50% पर फिक्स किया था। मतलब वही वाला सिस्टम था कि आपका लागत मूल्य जो होता है उस लागत को निकाल लीजिए और लागत निकालने के बाद जो भी आमदनी आपको प्राप्त होती है, एक किसान को और पूरे गांव को मिलाकर जो भी आमदनी प्राप्त होती है उस गांव को क्या करना होगा, उस गांव को मिलकर 50% की राशि में से
आधा हिस्सा देना पड़ेगा। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, समझ लो। किसान जो अकेले किसी चीज को देता था ना, वो अब अकेले किसान नहीं देगा, बल्कि बहुत सारे लोग मिलकर, मतलब पूरे के पूरे किसान मिलकर राजस्व की वसूली करेंगे और उसको किसी एक व्यक्ति को अपना मुखिया बनाकर उसके हाथों देंगे। तो ये था महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ये था कि मैंने आपको बताया, महलवाड़ी व्यवस्था में पूरे के पूरे किसानों की ये जवाबदारी होती थी। किसी एक को मुखिया चुन लिया जाता था, वो मुखिया क्या करता था, सभी लोगों से राजस्व इकट्ठा करता था और उसको वहां कहाँ दे देता था, उनके पास अंग्रेज अधिकारियों के पास। अच्छा, ये जो चीज है ना, महलवाड़ी जो व्यवस्था था, वो महलवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% भागों पर इसको लागू किया था। ठीक है, याद रखेंगे। सबसे पहले जो आपका स्थायी बंदोबस्त था 19% था, उसके बाद 51% आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था था और ये 30% भागों में महलवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। तो इस प्रकार से देख सकते हैं पूरे के पूरे भारत में, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे, मद्रास और मध्य क्षेत्र को मिलाकर पूरे 100%, मतलब पूरे के पूरे भारत में इन लोगों का अपना जो कृषि नीति था, वो कृषि नीति यहाँ पर लागू हो चुका था। 19% स्थायी, रैयतवाड़ी 51% और महलवाड़ी 30%। ठीक है।